सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवंत पाठक आपके लिए लेके आ रहा हूँ ज्योग्राफी का ये ऐसा क्वेश्चन जो यूपीएससी आरओ में कई बार पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या वो नया बना सकता है। अगर ज्योग्राफी से करंट अफेयर्स बनाता है तो वो इम्पॉर्टेंट कुछ प्लेसेस को आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन जो कोर क्वेश्चन बनते हैं, जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, वो इसी तरह के बनते हैं। तो मैंने इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस अपने इसमें पीडीएफ में मेंशन करें हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, और आप इसको 1.5x पे लगा के देखेंगे तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल दूसरा आपका सही है, यानी एक आईओडी पर घटना मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो अच्छा, मैं एक चीज़ और करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं कराता हूं उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें जो है समाहित करता हूं। तो हिंद महासागर द्विध्रुव आईओडी प्रशांत, अल नीनो और ला नीना का हिंद महासागर समकक्ष है। द्विध्रुव शब्द का अर्थ है दो ध्रुव या अंतर के दो क्षेत्र। आईओडी जो है वो अरब सागर और इंडोनेशिया के दक्षिण में पूर्वी हिंद महासागर के बीच एसएसटीज में अंतर को मापता है। दूसरा कथन आपका मैंने बताया सही है कि पिछले 100 वर्षों में आईओडी घटनाओं का लगभग 50% अल नीनो दक्षिण दोलन ENSO के साथ घटित हुआ है और दूसरा आधा स्वतंत्र रूप से हुआ है। क्लियर? चले आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, 2015 में आया हुआ है ये, जो पवने वर्ष भर 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच चलती है उन्हें पछुआ पवने कहा जाता है। दूसरा है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकाल की बारिश का कारण बनने वाली आर्द्र पवने पछुआ पवन के भाग हैं। तो आपको बताना है दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल दूसरा आपका सही है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो शीतकाल की बारिश का कारण है, आप देखें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में बारिश होती है, तो उसका रीजन क्या है, यानी आर्द्र पवने और पछुआ पवन के कुछ भाग हैं। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो विंड्स होती हैं वो रिवर्स होती हैं, जिसके कारण ठंडियों में भी जो है बारिश देखने को मिलती है, और कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वो जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात करें तो पश्चिमी पवने प्रचलित पवने जो पश्चिम से मध्य अक्षांशों 30 और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पर चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 और 50 डिग्री अक्षांश के बीच एक पवन क्षेत्र गरजता चालीसा के नाम से सबसे मजबूत पछुआ पवनें चलती हैं। ये अश्व अक्षांशों में ध्रुवों की ओर उच्च दबाव वाले क्षेत्र से चलती हैं। विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अपने विशाल समुद्री विस्तार के कारण पश्चिमी तट भूमध्य रेखीय जल और पवनों को महाद्वीप के पश्चिमी तटों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कथन दूसरा आपका सही है। पश्चिमी जो चक्रवाती विक्षोभ है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से शीतकाल के महीने में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाए जाते हैं। रात के सामान्य तापमान में वृद्धि आमतौर पर इन चक्रवातीय विक्षोभों के आगमन में वृद्धि का संकेत देती है। तीसरा आपका देखें तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों आपका सही है। यानी इन पर विचार करना है तो दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में जो मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा में पहुंचता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा भारत के उत्तर पूर्व में पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये आपका सॉइल मिट्टी से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको बताना है पहले का राइट आंसर क्या होगा। कथन 1 दिया हुआ है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दूसरा कथन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान जो मृत जैव पदार्थ है उसका द्रुत अपघटन होता है। कौन सा कथन सही है? तो पहले का आंसर डी हो जाएगा। कथन 1 गलत है लेकिन दूसरा सही है। दूसरा कथन आपका सही है, कथन 1 आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन मृदा को सभी पोषक तत्वों से समृद्ध नहीं माना जा सकता।
ये अत्यधिक उत्पादक है, वह विविध और प्रचुर पादपों से जीवन हेतु अनुकूलित है। पादपों, सूक्ष्मजीवों और पोषक चक्रण प्रक्रियाओं के मध्य जटिल अंतः क्रिया वर्षावन पारिस्थितिकी प्रणालियों की समग्र उर्वरता एवं नम्यता में योगदान करती है। ठीक है, चलो आगे चलते हम लोग। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से बनी हुई है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कीरी या फिशर जिसको कहते हैं, ज्वालामुखीय चट्टान। तो दूसरे का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लावा से ढके क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती। काली मिट्टी को अक्सर काली कपास या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कपास उन क्षेत्रों में सबसे आम पारंपरिक फसल है जहां वो पाए जाते हैं। विदर ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय के कारण काली मिट्टी उत्पन्न होती है। मिट्टी ज़्यादातर आंतरिक आप देखेंगे तो गुजरात में, महाराष्ट्र और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो दक्कन लावा पठार और मालवा पठार वाला रीजन है वहाँ पर आपको ब्लैक सॉयल पाई जाएगी, जहाँ मध्यम वर्षा और अंतर्निहित बेसाल्टिक चट्टान दोनों है। तो काली मिट्टी कपास के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब आपको बताना है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तीसरे का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ऑफकोर्स सीढ़ीदार खेती। अब आप अगर आप ढलान में कोई चीज़ बनाएंगे तो जो मिट्टियाँ होंगी वो नीचे जाएंगी अपरदन कर करके। फिर तीसरा उष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना, ये आपका सही है। मृदा अपरदन पानी और हवा जैसे विभिन्न अपरदन एजेंटों द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत, जिसको टॉप सॉइल, के संचलन और परिवहन की क्रमिक प्रक्रिया है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। सॉरी आई एम रियली सॉरी। दूसरा आपका सही है, दूसरा सही है। मुझे लगा कि ये कौन सा सही नहीं, मुझे ठीक है, ओके। तो भारत में जो मृदा अपरदन की समस्या है वो वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई से, जितनी ज़्यादा आप वन काटेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है मृदा अपरदन की समस्या होगी। ठीक है, तो भारत में मृदा अपरदन की समस्या वनों की कटाई से जुड़ी है। वनों की कटाई वनों के अलावा किसी चीज़ के लिए जगह बनाने के लिए पेड़ों को अस्थायी रूप से हटाना है। इसमें कृषि या चराई के लिए भूमि को साफ करना होता है। ईंधन निर्माण या विनिर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग करना शामिल होता है। जब पौधे लगे होते हैं तो पौधों की जड़ों में मिट्टियाँ फंसी होती हैं, और जैसे ही आप जो है पेड़ों को काटते हैं वो मिट्टियाँ उस जड़ों से छूट जाती हैं और पानी के बहाव से या अपरदन से वो धीरे धीरे जो है क्या हो जाती हैं, वो जो है अपरदन उनके साथ में होने लगता है और जाके वो डिपोजिशन करती है नदियों के साथ मिलके, या फिर बारिश में जब फ्लड वगैरह आता है तो इससे जो है क्या होता है, ख़राब होता है फसल, जो है खेती ख़राब होती है, जो फर्टाइल जो लैंड है वो ख़राब होती है। ठीक है, तो और साथ साथ में क्या होता है, ये हमारे जो है पर्यावरण के लिए भी काफ़ी जो है हानिकारक माना जाता है। तो मृदा अपरदन की समस्या वनोन्मूलन से संबंधित है। मृदा संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है? तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। चौथे का राइट आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई भी नहीं। अब थोड़ा सा देखें तो मृदा संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग सीमांत ढलान वाली और पहाड़ी भूमि के लिए एक सिद्ध टिकाऊ भूमि प्रबंधन अभ्यास है, जहां मृदा की उत्पादकता बहुत कम है। इसे हल्की और मध्यम बनावट वाली मृदा में अपनाया जा सकता है। इसे 6% ढलान तक अपनाया जा सकता है। ये खेत में नमी बनाए रखने में मददगार है। इसकी प्रतिकृति की उच्च संभावना, क्योंकि इसे लागू करना आसान है। इसकी लागत कम है और इसमें स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, भारत में लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। केवल 1 और 4 ये आमतौर पर लाल रंग की होती है लेटेराइट मृदा, और टैपियोका और काजू इन मृदा पर अच्छी तरह उगते हैं। यानी अगर टैपियोका और काजू फसलों की बात करें तो लेटेराइट मृदा पे ज़्यादा, जिसको रेड सॉइल भी कहते हैं। अब थोड़ा सा बात करें तो लेटेराइट शब्द लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। ये आमतौर पर लाल रंग की होती है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है।
और अगर देखें तो बारिश के साथ चूना और सिलिका इससे दूर हो जाते हैं और लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम यौगिक से भरपूर मृदा पीछे रह जाती है। उच्च तापमान में अच्छी तरह पनपने वाले बैक्टीरिया द्वारा मृदा की ह्यूमस सामग्री को तेजी से हटा दिया जाता है। तो आपका दूसरा कथन यानी नाइट्रोजन और पोटाश से भरपूर, ये गलत है आपका। ठीक है, इन मृदा में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है ज़्यादा। ठीक है, जो लेटराइट मृदा है ये खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। क्लियर। तीसरा कथन आपका क्यों गलत है? ये राजस्थान यूपी में विकसित है, गलत है। तो ये राजस्थान यूपी का नहीं है। आप देखें इसको तो आपको ये जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में आपको ये मिलेगी। लेटराइट मृदा के बारे में मैंने बताया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए वो हम लोग करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। क्लियर। तो अब बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहले का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। तो सही कौन सा है? बेसिकली जो अमरकंटक क्षेत्र है एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र तथा बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है, जिसका आधार मैकल पहाड़ियां हैं। यहीं से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम होता है। आप देखें तो अमरकंटक जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर आपको नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम आपको देखने को मिलता है। दूसरा सही नहीं है क्योंकि बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु जो वाला रीजन है ना, इरोड जिला, तमिलनाडु में भी इरोड जिला के साथ सीमा पर है। ये पहाड़ियाँ पश्चिम घाट के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी घाट के सबसे पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। तो इस तरह से आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है। शेषाचलम की पहाड़ियाँ अगर बात करें तो शेषाचलम पहाड़ियाँ भैया दक्षिण पूर्वी भारत में दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी घाट पहाड़ी का हिस्सा है। शेषाचलम की जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण पूर्वी, मैंने अपने उसमें लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी जो है पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग नहीं, दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी घाट का पहाड़ी हिस्सा है, पश्चिमी घाट का नहीं, पूर्वी घाट का पहाड़ी हिस्सा। शेषाचलम पर्वत भारत के आंध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र के तिरुपति जिले में मौजूद है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम लोग। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है ये पुल और भी अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ सेतु कहाँ पाए जाते हैं? तो दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मेघालय। अब थोड़ा सा बात करें तो जिंग क्रींग ज्री या जीवित जड़ सेतु भारतीय रबर वृक्षों की जड़ों की बुनाई और उसे विशिष्ट आकार देकर जलधारा के आर पार बनाए गए सेतु हैं जो मेघालय में पीढ़ियों से संयोजक रूप में काम करते हैं। आप देखें तो अगर इस तरह से कुछ, जैसे इधर एक पेड़ है, एक इधर पेड़ है मान लीजिए, ठीक है, ये पेड़ है और एक इधर ये पहाड़ियाँ हैं मान लो, ठीक है, ये आपकी पहाड़ियाँ हैं, ठीक, ये आपकी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर नीचे नदियाँ हैं, मान लो ये नदियाँ हैं आपकी, ठीक। तो अब मान लीजिए कि आप, और इधर ये पूरा जंगल है आपका, ये फॉरेस्ट है पूरा। मान लो कि इन पहाड़ियों से इस फॉरेस्ट की तरफ आपको जाना है, तो ये क्या करते हैं, ये जो है एक ऐसे ही जो है लकड़ी टाइप का या बमर जो होती है या फिर जो है एक तरह से कह सकते हो जो बेलें होती पेड़ों की, उनसे जो है एक पुल का निर्माण कर लेते हैं लोग, ठीक है। यानी एक तरह से नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके ये लोग अपने ही हाथों से जो है ये पुल का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरफ से मेघालय में ये चीज़ें आम हैं। तो यानी जंगल से पहाड़ी की तरफ, मैदानी क्षेत्र की तरफ और मैदानी क्षेत्र से जंगल की तरफ इन नदियों को पार करना बहुत आसान हो जाता है,
ठीक है। यानी एक जड़ सेतु में भारतीय रबड़ के पेड़ जो क्षेत्र में बहुतायत पाए जाते हैं, उनकी जड़ों को गूंथने के लिए पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का उपयोग किया जाता था। सोचिए पहले लोग ओवरब्रिज बना देते थे, है ना, ये दिमाग है। तो कहीं की परिस्थिति ही वहाँ के लोगों के ब्रेन को विकसित करती है। अगर कहीं पर आप देखें कि सर्वाइवल करना है, तो अगर कहीं पर सर्वाइव करना है तो वहाँ के लोगों का दिमाग जो है वो रिसर्च में बहुत अच्छा काम करेगा, वो अच्छी चीज़ों का निर्माण कर पाएंगे क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। फिर उसके बाद में आप देखें तो इसके परिणाम स्वरूप जीवित जड़ों का एक सेतु निर्मित होता है। जैसे जैसे समय बीतता है ये सेतु और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। यानी उन जड़ों को काटते नहीं, पेड़ से अलग नहीं करते, उन जड़ों को लाके जो है इस तरफ, यानी इस पहाड़ियों में ये पेड़ों की जड़ें हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी रबड़ की पेड़ों की जड़ें होती हैं, बहुत लंबी लंबी होती हैं, इनको लाके यहाँ पर जोड़ दिया जाता है और आए दिन वो और ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है, तो एक मजबूत पुल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तीसरे का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन एक प्रमुख वृक्ष की प्रजाति है। तो तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये सागौन की एक जो है प्रमुख प्रजाति है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे व्यापक वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहां 70 से लेके 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भाई 70 से लेके 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जल की अधिकता के कारण इन वनों को आगे आर्द्र और शुष्क पर्णपाती में विभाजित कर दिया जाता है। जल की उपलब्धता, जहाँ पर जल की ज़्यादा उपलब्धता है, ठीक है, वहाँ पर आप देखें तो जो है शुष्क वन आपको मिलेंगे। जहाँ पर जल की अधिकता है, मान लीजिए 150 से 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, तो वहाँ पे आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में अधिक ज़्यादा हैं जहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा पाई जाती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम और चंदन आदि इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। चलिए अब चौथे का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। चौथे का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। यदि आप हिमालय के माध्यम से यात्रा करते तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के प्राकृतिक रूप से वहां उगते हुए दिखने की संभावना है। तो चौथे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, केवल 1, 2 और 3। यानी बांज आपको दिखेगा, बुरुंश दिखेगा जिसको रोहोडेंड्रोन कहते हैं, फिर चंदन सैंडलवुड आपको दिखेगा। ठीक है, यानी ओक, फिर उसके बाद में रोडोडेंड्रेन दिखेगा, सैंडलवुड दिखेगा, रोडोडेंड्रोन, ठीक है, बुरुंश। अब देखिए तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत की ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाएं, पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले, ये क्या होते, ये चौड़ी पत्ती के होते, ओक जो है, ठीक है, चौड़ी पत्ती। क्लियर। और फिर उसके बाद में ये लगभग आप देखेंगे तो ओक जो है शाह बलूत प्रमुख है, मतलब जैसे बांज और शाह बलूत। फिर दूसरा आपका बुरुंश के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर के बीच पाइन के जंगल भी अच्छी तरह से विकसित है, जिसमें चीड़ पाइन बहुत ही उपयोगी व्यावसायिक पेड़ के रूप में, देवदार अधिक मूल्यवान स्थानिक प्रजाति है जो मुख्य रूप से पश्चिमी भाग में उगती है। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, सिल्वर, फिर जूनिपर्स, पाइन्स, बर्च और बुरुंश अधिक ऊंचाई पर काई और लाइकेन टुंड्रा वनस्पति का ये हिस्सा बनते हैं। तीसरा विकल्प आपका सही नहीं है, क्योंकि चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है जो पश्चिमी घाटों, दक्कन के पठार और उत्तरी मैदानों में पाए जाते हैं। यह विकल्प पर्वतमाला की प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। तो ये चंदन भाई आपका गलत होगा। तो इस तरह से आपका पहला और दूसरा जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक, ये तीसरा हटा दो, पहला और दूसरा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित में से किसके पास प्रवाल भित्तियां हैं। पांचवे का राइट आंसर आपको बताना है। पांचवे का राइट आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3।
निम्नलिखित में से किसके पास प्रबाल भित्तियाँ हैं? तो अंडमान निकोबार के पास में है, बिल्कुल सही। कच्छ की खाड़ी के पास में है और महार की खाड़ी के पास में प्रबाल भित्तियाँ। प्रबाल भित्तियाँ पृथ्वी पर सबसे जैविक रूप से विविध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। प्रबाल जंतु मुख्य रूप से भित्तियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार जानवर कई रूप ले सकते हैं। बड़ी चट्टान निर्माण कॉलोनियाँ सुंदर झालरदार और यहाँ तक कि छोटे एकांत जीव के रूप में पाए जा सकते हैं। अब अगर देखें तो प्रबाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और मालवन के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। अगर ये आपको मिल रही हैं, प्रबाल भित्तियाँ आपको मिल रही हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रेश वाटर ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। पहाड़ियाँ वहाँ पर आपको मिलेंगी। लेकिन आप सुंदरबन जो है, सुंदरबन आपका पश्चिम साइड में है, ठीक है, ईस्ट साइड में है, ठीक है, बंगाल वाले रीजन की तरफ आपको पड़ेगा। तो सुंदरबन यहाँ पर इसलिए नहीं पाई जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गाद है, ठीक है, वो आकर जो है नदियों में गिरती है और यहाँ पर ऐसी कोई पहाड़ियाँ नहीं जिसके ऊपर प्रबाल भित्तियाँ पाई जाए, ठीक है। गाद ज़्यादा होने के कारण ये प्रबाल भित्तियाँ जो है, यानी प्रबाल भित्तियाँ स्वच्छ और बहुत साफ पानी में आपको ज़्यादातर मिलेंगी, ठीक है। चलो आगे चले हम लोग। 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में ज़्यादा अधिक अंकित है। आर्द्र भूमियाँ, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक। कौन सा कथन पूछा सही? तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक सही आपका। यानी जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। आर्द्र भूमियाँ वह होती हैं जहाँ पानी भूमि से मिलता है, यानी जहाँ पर जो वाटर बॉडी है वो लैंड बॉडी से मिलता है। तो जो बीच का एक तरह से ऐसा जोन होता है, ठीक है, जहाँ पर लैंड और वाटर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। ये थोड़े से दलदली टाइप के होते हैं, है ना। यहाँ पर आपको मैंग्रोव, पीटलैंड और दलदल, नदियाँ तथा झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ युक्त वन, चावल के खेत और यहाँ तक कि प्रबाल भित्तियाँ भी शामिल। आर्द्र भूमियाँ हर देश और हर जलवायु क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र से लेकर उष्णकटिबंध तक और उच्च ऊंचाई से लेकर शुष्क क्षेत्रों तक मौजूद होती। कथन एक आपका सही है। पारिस्थितिकी समृद्ध में गुजरात देश के अन्य राज्यों से आगे है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा तैयार की गई हालिया नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रिपोर्ट में गुजरात विभिन्न प्रकार के आर्द्र भूमि के रूप में पहचाने जाने वाले अपने भूभाग की सबसे बड़ी मात्रा के साथ शीर्ष पर आता है। दूसरा कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल आपको लगभग 2,15,003 के आसपास जो है आर्द्र भूमि है, ठीक है, जिनमें से 1,88,470 अंतर्देशीय आर्द्र भूमि है और 13,033 तटीय आर्द्र भूमि है, ठीक है। तो लगभग क्षेत्रवार अगर देखा जाए तो अंतर्देशीय आर्द्र भूमि में 69.23% और तटीय आर्द्र भूमि में 27.13% शामिल है, जबकि अन्य आर्द्र भूमि में 3.6% है। तो ये रेशियो भी पूछा जा सकता है। अंतर्देशीय आर्द्र भूमि 69.23 और तटीय आर्द्र भूमि आपको 27.13% आपको मिलेगा। यानी जो कोस्ट से लग रहा है वो 27.13%, जो आपका लैंड रीजन पे है एकदम पूरा जो है जहाँ पर पृथ्वी है ना, वहाँ पर आपको जहाँ पर लैंड रीजन है वहाँ पर आपको 69.23% आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन, है ना, तो बेसिकली कन्वेंशन में 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था इस कन्वेंशन को और 1975 में लागू हुआ। तब से संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य देश कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बन गए और कन्वेंशन के 3 स्तंभों के लिए प्रतिबद्ध हैं।
वेटलैंड जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची के लिए उपयुक्त आर्द्रभूमियों को नामित करें और उनका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना इनका काम होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए नेक्स्ट आपका देखें, तो सातवें का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। सातवें का राइट आंसर आपका, भारत निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवन भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो सातवें का राइट आंसर आपको बताना है बी, राष्ट्रीय उद्यानों में। यानी राष्ट्रीय उद्यान भारत में संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणियों में है जहां स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्यजीव और जैव विविधता की बेहतरी के लिए सख्ती से आरक्षित है, जहां विकास, वानिकी, शिकार और खेती पर चरने जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी गई है। क्लियर। भारत में 104 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं जो लगभग 43,716 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.33% है। क्लियर। चलो नेक्स्ट है आपका, 2004 की सुनामी ने लोगों को महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, गरान के बारे में आपको बताना है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, डी। गरान बेसिकली, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। गरान एक तरह से क्या है, वृक्ष हैं। इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और सघन होती हैं। ये बड़े बड़े तूफान को झेल सकने में सक्षम है। तो बेसिकली गरान झाड़ियाँ या छोटे वृक्ष जो तटीय खारे जल में उगते हैं। गरान नामक सहिष्ण वृक्ष है जो जिन्हें हेलोफाइट्स भी कहा जाता है और कठोर तटीय परिस्थितियों के अनुकूल है। गरान वनस्पति अधिक जल के नुकसान की सुविधा प्रदान करती है। गरान अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र और पेड़ 8 से 20 मीटर तक की ऊंचाई में भिन्न हो सकते हैं। ठीक है। गरान बेल्ट और उनकी व्यापक जड़ें कई सौ मीटर चौड़ी सुनामी ऊंचाई को 5 से 30% के बीच कम करने के लिए दिखाया गया है। तो आप देखें तो गरान का जो है वो किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, क्योंकि ये सुनामी से बचाती है। क्लियर। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट है आपका मिनरल एंड इंडस्ट्रीज। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको शेयर करते रहिए, ताकि हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।